हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव ओलंपस। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अपने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की, और हमने बात कर ली थी कहाँ तक कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, जो कि राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता था। आज हम मिल रहे हैं और बात करेंगे हम किसकी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, जो कि हमारा आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये बात है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किसके लिए उपलब्ध है? पर्सन्स के लिए, यानी ये सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन्स, यानी यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे खरीद या बेचा नहीं जाएगा किसी को भी, किसी से भी बदवा मजदूरी नहीं कराई जाएगी। इसी के अंदर देखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट इसी के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी ह्यूमन होगा, उसकी खरीद या बिक्री, जैसे सामान की वस्तुओं खरीद या बिक्री होती है, उस तरह नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इसी दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी महिला या बच्चे होते हैं तो उनसे कभी भी वैश्यवृत्ति नहीं, यानी प्रोस्टिट्यूशन का काम नहीं होगा, ये अलाउ नहीं है इसमें। तीसरा जो पॉइंट इसमें कहते हैं, किसी को भी दासी या दास बना के नहीं रखा जाएगा। और क्या कहा जाता है इसमें ये कहा गया है कि कोई भी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में होता क्या था, जमींदार होते थे और अपने नौकरों से, या जो नौकर होते थे या उनसे जो उधार लिए होते थे, उनसे क्या करवाने लगते थे, काम करवाते थे और पैसा नहीं देते थे। तो वो एक तरह की बदवा मजदूरी थी, यानी वहाँ पे बिना पे किए अगर किसी से काम कराया जाता है तो वो बदवा मजदूरी कहा जाता है। तो इसमें इसे प्रोहिबिट किया गया, इसमें अलाउ नहीं किया गया। और क्या क्या, बच्चों से भी क्या कहते हैं, काम नहीं कराया जाएगा। और इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी ये दास और दासी वाला भी प्रथा बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। अगर ये होता है, अगर कोई कंपनी में कोई काम करता है, उसको वेजेस तो पे किए जाते हैं, मगर मिनिमम वेजेस से कम पे किए जाते हैं, तो वो भी इसमें आता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स। यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, फोर्सफुली किसी से भी आप काम नहीं करा सकते हैं, ये भी एक काम है, इसमें पॉइंट मेंशन किया गया। तो ये आर्टिकल 23 कहता है, ये रोकता है किसी चीज़ से हमें ट्रैफिकिंग करने से, यानी खरीद या बेच करने से, बदवा मजदूरी करवाने से, वैश्यवृत्ति से यानी प्रोस्टिट्यूशन से भी रोकता है, दास प्रथा से रोकता है, और फोर्सफुली किसी से लेबर, यानी किसी से फोर्सफुली आप काम नहीं करा सकते, इन सब चीज़ों से ये बचाता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे से जिसकी उम्र 14 साल से कम रहेगी, उससे कभी भी मतलब चाइल्ड लेबर नहीं कराया जाएगा। उससे 14 ईयर से कम होनी चाहिए उसकी एज। जैसा कि आपको पता है, होता क्या है कि 1880 से लेके 81 तक जो वाइसरॉय थे हमारे, लॉर्ड रिपन, उन्होंने एक कानून पास किया था 1884 में, जब हमारी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप का मामला आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उन्होंने एक लॉ भी पास किया था कि चाइल्ड लेबर। तो उसी चाइल्ड लेबर को हमने देखते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और कहा कि हम कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का होगा, उसको कभी भी फैक्ट्री में काम नहीं कराने दिया जाएगा। जहाँ पे टॉक्सिक या हजार्डस फैक्ट्री होगी, वहाँ पे काम नहीं कराएं, जो ख़तरनाक फैक्ट्री होगी। हाँ, और क्या कहा गया इसमें, और ये कहा गया कि ये अलाउ कर दिया जाता है, 14 साल से ऊपर होगा तो ये अलाउ किया गया है कि वो काम कर सकता है। 14 साल से ऊपर वाले, 14 साल से नीचे वालों को काम नहीं करने दिया जाएगा। और बच्चों को ये कहा गया है कि वो अगर काम करना चाहते हैं 14 साल से ऊपर वालों, तो उनको क्या किया जाएगा, कोई भी ऐसी फैक्ट्री में नहीं डाला जाएगा जहाँ पे कोई केमिकल यानी हजार्डस काम होता हो, यहाँ पे ख़तरनाक केमिकल्स बनते हो, या कोई आर्म्स या फैक्ट्री, वैसी कोई फैक्ट्री होगी, तो वहाँ पे ये प्रोहिबिशन करेगा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर्स। यानी इस आर्टिकल का कहने का ये मतलब है। और आर्टिकल इसी में देखा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ही, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो आपसे काम करा सकती है, आपसे काम करा सकती है बिना कुछ पे किए। अगर उसे ज़रूरत पड़ती है, अगर सेना के लिए ज़रूरत पड़ती है या कोई मेडिकल डिजास्टर आता है, आपको बुलाया जा सकता है और वो आपको काम करने के लिए कह सकती है स्टेट, यानी हमारी गवर्नमेंट कह सकती है। मगर कंडीशन वहाँ पे ये बोला गया है कि
उनको ये ध्यान में रखना होगा कि वो कास्ट बेसिस या रिलीजियस बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे ये मतलब एक सेकुलर होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होके ही उन्हें काम करवाना चाहिए। ये नहीं किसी के फोर्सफुली मजबूर कि कोई कम्युनिटी या कोई सेक्ट को फोर्सफुली कहा जाए कि आप ये काम करिए। तो ये सब एक्सेप्शन था, ये स्टेट को पावर दी गई है कि वो काम करा सकती है। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होगा या कोई डिजास्टर आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो नहीं होनी चाहिए, तो उस के कंडीशन में स्टेट के पास ये पावर दी गई है कि वो काम करा सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 23 और 24 जो कि कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। अब हम अगले आर्टिकल में बात करेंगे किसकी, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 25 जो कि हमें बताता है क्या है। आर्टिकल 25 सबसे पहले क्या है हमारा, आर्टिकल 25 से लेके हम बात करेंगे 28 तक, जो कि हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारा अवेलेबल टू पर्सन है, यानी ये फॉरेनर को भी अवेलेबल है और एज वेल एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भी अवेलेबल है। होता क्या है 25 में क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ कंसाइसेंस एंड साइंस, फ्री राइट टू फ्रीली प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियंस। यानी ये हमें इस चीज़ की स्वतंत्रता देगा, किस चीज़ की, कंसाइज, यानी हमें गॉड के साथ कैसा फेथ रखना है, रिलेशंस, फ्रीली प्रोफेशन, हमें जो धर्म चूज़ करना वो प्रैक्टिस, जो हमें कार्य करना है, कस्टम्स करना है वो अलाउ करेगा, और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन यानी फैलाने के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी ये कहता है कि आपको ये अनुमति देता है ये आर्टिकल में कि आप जैसा चाहें वैसा आप रिलेशन रख सकते हैं गॉड के साथ, जिस हिसाब से आप रखना चाहें। यानी आप पूजा करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहते तो नहीं करिए, आपको भगवान में विश्वास रखते हैं, जैसा आप रिलेशन रखना चाहें गॉड के साथ वो आपको ये फ्रीडम ऑफ कंसाइसन बताता है। राइट टू प्रोफेस, यानी राइट टू प्रोफेस ये कहता है कि अगर आप चाहें तो आपको ये क्या है, आप फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, आप खुल के बोल सकते हो मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। ये आपको ये अनुमति देता है कि आप फ्रीली अपना रिलीजियस एकदम बता सकते हैं खुल के, ये आपको ये बताता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस ये कहता है कि आपको अगर कोई रिलीजियस सेरेमनीज या कोई भी सम्मेलन या कोई भी कुछ भी जैसे प्रचार करना या भाषण करना, उसके लिए आपको ये अनुमति देना कि आपको सेरेमनीज अटेंड कर सकते हैं, आपको ये सेरेमनी अकर करवा सकते हैं। तो ये सब ये राइट टू प्रैक्टिस के अंदर आता है। राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू प्रोपोगेट ये कहता है कि आप चाहें तो आप अपने रिलीजन का, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक या टोक नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिख होते हैं उनको क्या परमिशन दी गई है इस आर्टिकल के तहत। ये बोला गया है उनको कृपांश रखने की अनुमति है, कृपांश रखने की अनुमति दी गई, पहनने और रखने की दोनों की अनुमति दी है। देखा होगा आपने जो सिख होते हैं वो छोटी सी एक तलवार टाइप का कुछ रखते हैं यहाँ पे, तो वो उनको इस आर्टिकल में परमिशन मिलती है कि क्या वो रख सकते हैं, मगर कहीं भी जा सकते हैं आप, वो पब्लिक प्लेस में भी लेके घूम सकते हैं, कहीं भी रिलीजियस और कहीं भी अटेंड कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है सिक्स को कृपांश रखने के लिए और पहनने के लिए। मगर ये बोला गया अगर वो कृपांश जब तक मियान के अंदर है तब तक ही आपको अलाउ है रखने के लिए, अगर वो जैसे ही बाहर निकल देगी वो वायलेशन होगा किसका, फंडामेंटल राइट्स का। तो इसी के पूछा जाता है क्वेश्चन कि कृपांश रखने का अधिकार जो सिख को मिलता है वो किस आर्टिकल के तहत मिलता है, वो आर्टिकल 25 के तहत मिलता है। इसी तरह जो जैन धर्म में एक प्रथा होती है जिसको हम कहते हैं देह त्याग देते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनी जो भूख प्यास है, भूखे और प्यासे रह के अपनी शरीर को त्याग देना, यानी मोक्ष की तरफ प्राप्ति कर लेना, जिसे हम जैन धर्म में क्या कहते हैं, संथारा कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भूखे प्यास रह के अपनी शरीर का त्याग देना। तो हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये वॉयलेशन है किसका, आर्टिकल जो हमने बताया था किसका, राइट टू फ्रीडम में। उसमें बोला था ना देह का प्राण एवं देह की
संरक्षण, तो उसका वॉयलेशन हो रहा है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। फिर पिटीशन दायर होती है और बोला जाता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो ये इस वॉयलेशन आर्टिकल 25 का वॉयलेशन होता है, और बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अच्छा ठीक है, और फिर उसका जुडिशियल रिव्यू किया गया और उस जो कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया गया, और जैन धर्म में ये अलाउ कर दिया गया कि आप संथारा ले सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं हम आर्टिकल 26, जो कि कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी आपको ये परमिशन देता है कि आप चाहें तो आप कोई भी रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं। यानी ये कहता है कि आपको एक कलेक्शन होना चाहिए, यानी इसमें आर्टिकल 25 बोलता है कि आर्टिकल जो 25 है ये बोलता है कि ये इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी रिलीजियस अफेयर को आप मैनेज कर सकते हैं, मगर ये तो एक ग्रुप का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होगा। तो ये बोलता है 26 में अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिचुअल्स गैदरिंग करके आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 26 बताता है। आर्टिकल 26 में और क्या बताया गया है, आर्टिकल 26 में क्या किया, आप अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, अफेयर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। और क्या मिलता है कि आपको अपने रिलीजियस को मैनेज करने का भी अधिकार इसी आर्टिकल के तहत मिलता है। आप चाहें तो कोई भी और सेरेमनीज अकर करवानी है तो आप इसी के तहत करवाएंगे, जो कि आर्टिकल 26 आपको परमिशन देता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27, जो कि क्या कहता है हमारा, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ रिलीजन, यानी आपको टैक्स नहीं देना होगा आपके रिलीजियस पे। ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि स्टेट अगर चाहे तो स्टेट से ही प्रोटेक्शन दे रहा है एक तरह से। तो अगर ये किसी भी धर्म से यहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये आर्टिकल बताता है फ्रीडम ऑफ फ्री टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ये अगर आप रिलीजियस को अपने प्रमोट करते हैं तो उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। मगर देखिए, अगर आप कभी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो आपसे एक शुल्क लिया जाता है, तो वो शुल्क इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है, वो कोई तरह का टैक्स नहीं होता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वाराज में जो चढ़ावा चढ़ता है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, मगर उसके एक्सपेंडिचर पे टैक्स गवर्नमेंट लेती है। ये आर्टिकल हमें 27 बताता है, मगर जो चढ़ावा आता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो यही बताता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन्स। अब क्या बोलता है, आर्टिकल 28 की तरफ मूव करते हैं तो देखते हैं आर्टिकल एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड अ रिलीजियस एजुकेशन, यानी आर्टिकल 28 ये बोलता है कि कोई भी शिक्षा संस्था जो होगी वो कोई किसी भी तरह की धार्मिक एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। ये आर्टिकल 28 बोल रहा है। इसके आगे हम बात करेंगे क्या होता है। आर्टिकल 28 में ही देखते हैं क्या है कि इट इज़ होली, अगर चार तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इसने डिवाइड किया। कैसे कैसे, होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी ऐसे शिक्षा संस्थान जो पूरी तरह से स्टेट द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। फिर दूसरा क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर अ ट्रस्ट, यानी जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट तो कर रहा है मगर वो क्या है, बनाए किसके तहत, किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यानी स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है ऐसे इंस्टीट्यूट्स, यानी और चौथा जो है रिसीविंग फंड फ्रॉम द स्टेट, यानी अगर शिक्षा संस्था जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जिसको पैसा प्रोवाइड किया जाता है, फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसे एजुकेशंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे अगर कोई प्रमोशन होता है तो वहाँ पे रोका नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे भाग लेना चाह रहा है तो उसमें रोका नहीं जाएगा। मगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आर्टिकल 28 क्या कहता है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें रिलीजियस कार्य मतलब एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये आर्टिकल 28 कह रहा है। इसके बाद जब हम अगले आर्टिकल की बात करेंगे, जब आगे वाले आर्टिकल्स की बात करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से संस्था के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हो गई हमारी किसकी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की बात, जो कि हमारा पर्सन्स को दिया गया है। क्या बताता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्रीडम राइट ऑफ प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस और राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू मैनेज अफेयर्स, टैक्सेशन ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियस, एनी एजुकेशन विल नॉट प्रोवाइड
एनी एजुकेशनल रिलीजियस कोई भी मतलब धार्मिक एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये आर्टिकल 28 तक की कहानी है। अब जब हम अगले आर्टिकल में मिलेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, और अगले आर्टिकल में जब मिलेंगे तो बात करेंगे हम किसकी, राइट ऑफ कल्चरल माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करेंगे, जो कि हमारा आर्टिकल 29 और 30 के बीच में रहेगा। वो हो गया। और तब तक के लिए इस आर्टिकल को यहीं पे रोकते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।